ओके अब हमारे पास एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आ रहा है फेस। फेस जो है वो अंडरस्टैंड करना काफ़ी ज़रूरी है इस पॉइंट पे, बिकॉज़ मैंने ये देखा है कि जो फेस मोस्ट से बच्चों को क्लियर नहीं होता और फिर वो थ्रू आउट उनको समझ नहीं आता कि फ़ेस का क्या मतलब है। तो बेसिकली फेस जो है इज़ द क्वांटिटी विच शोज़ द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑसिलेटर। मतलब किसी भी किस्म का आपके पास ऑसिलेटर है, उसकी स्टेट ऑफ मोशन, मतलब इन वर्ड्स पे आपने गौर करना है कि किसी भी किस्म के ऑसिलेटर की स्टेट ऑफ मोशन को एक क्वांटिटी से हम शो करते हैं जिसको हम फेस कहते हैं। दिस इज़ क्वांटिटी, ठीक है। तो मतलब ये क्वांटिटेटिव मेजर है कोई, ठीक है। जैसे आप कोई चीज़ लेने जाते हैं ना, तो आप उसको क्वांटिटी के हिसाब से लेते हैं। तो एक क्वांटिटी है जो कि क्या बताती है, स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑसिलेटर। अब हम देखते हैं कि वो किस तरीके से बताती है। अब इस चीज़ को मैं फर्दर एक्सप्लेन करती हूँ। तो अब सर्कुलर मोशन में हमने देखा था कि किस तरीके से डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ द बॉडी मूविंग इन अ सर्कल, एक पार्टिकल सर्कल में मूव कर रहा है तो उसकी जो प्रोजेक्शन है वो किस तरीके से चेंज हो रही है, और उसकी प्रोजेक्शन की डिस्प्लेसमेंट हमने ऊपर अभी अंडरस्टैंड की पिछले टॉपिक में। और हमने ये देखा कि वो एक सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट करी है ऑन द डायमीटर ऑफ द सर्कल, और उसको हमने रिप्रेजेंट किया एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट कॉज ऑफ थीटा या एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट कॉज ऑफ ओमेगा टी से हमने उसे लिखा। एक्स उसकी किसी भी टाइम के ऊपर डिस्प्लेसमेंट थी, इसलिए हम उसे इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। एक्स नॉट मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट थी, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी थी, और हमने उस कर्व, उस डिस्प्लेसमेंट को विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो है वो ग्राफिकली 7.13 फिगर में जैसे शो किया है इस तरीके से किया। तो इसको मज़ीद जनरल वे में आप कर सकते हैं। इसका एक ज़्यादा जनरल वे है कि बजाय ये कि एक्स इज इक्वल टू एस नॉट कॉज ऑफ ओमेगा टी के बजाय आप ओमेगा टी के अंदर एक चीज़ क्वांटिटी ऐड करते हैं, जिसको अभी हमने ऊपर डिस्कस किया है। ये क्वांटिटी जो है ये टाइम वेरिंग क्वांटिटी है। बेसिकली इस क्वांटिटी इटसेल्फ टाइम वेरिंग नहीं है, जो आर्गूमेंट में आ रही है ना, कॉज ऑफ ओमेगा टी प्लस साई, ओमेगा टी प्लस साई, ठीक है, क्योंकि उसमें टी आ रहा है तो इट्स मीन कि टी चेंज होगा तो ये चीज़ भी चेंज होगी। साई इटसेल्फ जो है वो कांस्टेंट है, ठीक है। ये ओवरऑल जो आर्गूमेंट में क्वांटिटी आ रही है ना, ओमेगा टी प्लस साई, इट इज़ टाइम वेरिंग। तो बेसिकली ये आपके पास जो टाइम वेरिंग क्वांटिटी है ओमेगा टी प्लस साई इज़ कॉल्ड द फेज़ ऑफ द मोशन, ठीक है। साई इटसेल्फ आपके पास जो है वो कांस्टेंट है, लेकिन ओमेगा टी प्लस साई होल जो आपके पास एक क्वांटिटी बन रही है जिसमें टाइम चेंज हो रहा है, ये हमारे पास एक टाइम वेरिंग क्वांटिटी है, और इसको होल हम कहते हैं फेज़। अब यहाँ तक हमें ये पता चल गया कि मैथमेटिकली फ़ेज़ जो है वो किसके इक्विवेलेंट है, ओमेगा टी प्लस साई। इट डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ मोशन गिवन टाइम। तो बेसिकली आपके पास जैसे ऊपर हमने बताया था कि फेज़ एक ऐसी क्वांटिटी है जो कि स्टेट ऑफ मोशन को बताती है। तो ये जो ओमेगा टी प्लस साई है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये हमें जो बॉडी है उसकी स्टेट ऑफ मोशन, मतलब वो जब मूव कर रहा है तो किसी इंस्टेंट पे, किसी टाइम पे किस स्टेट में है, वो हमें ये बताएगा ओमेगा टी प्लस साई। तो जो कांस्टेंट है साई, इसे हम कहते हैं फेज़ कांस्टेंट। बेसिकली जो मैं ऊपर कांस्टेंट कह रही थी ना साई, वो उसको हम फेज़ कांस्टेंट कहते हैं या फेज़ एंगल भी कहते हैं, ठीक है। अब ये किस पे डिपेंड करता है, ठीक है। ओमेगा टी तो हमने पढ़ लिया थीटा से रिलेट करके। साई क्या है बेसिकली, जो कि फेज़ कांस्टेंट या फेज़ एंगल है। तो बेसिकली जो साई है उसकी वैल्यू डिपेंड करती है कि इनिशियली टाइम टी इज़ इक्वल टू ज़ीरो के ऊपर जो आपके पास बॉडी थी, आपका जो पार्टिकल था, उसकी डिस्प्लेसमेंट या वेलोसिटी क्या थी। तो बेसिकली साई उस चीज़ को, मतलब उस पे डिपेंड कर रहा होता है। तो मिसाल के तौर पे आपके पास दो डिफरेंट वेव फॉर्म गिवन है, 7.13 एंड 7.14। इन दोनों को अगर आप देखें तो ये दोनों सिंपल हार्मोनिक मोशन के ही वेव फॉर्म है, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। दोनों में डिफरेंस आपको ग्राफ में पहले नज़र आ रहा है, और ये डिफरेंस किस वजह से आ रहा है, फेज़ कांस्टेंट या फेज़ एंगल की वजह से आ रहा है। मतलब इनिशियली टाइम t इज़ इक्वल टू ज़ीरो पे जो 7.13 ग्राफ है उसमें जो पार्टिकल है होगा, जिसका ये ग्राफ बनाया गया है, उसकी मोशन टाइम t इज़ इक्वल टू ज़ीरो पे क्या थी, उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या थी, उसकी वेलोसिटी क्या थी, और टाइम t इज़ इक्वल टू ज़ीरो के ऊपर जो 7.14 ग्राफ में बताया गया है उसकी डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी क्या थी। अब इन्होंने एक चीज़ शो की है, उन्होंने लिखा हुआ है दोनों ग्राफ्स में, पहले वाले में लिखा है साई इज़ इक्वल टू ज़ीरो
और एक में लिखा हुआ है साई इज इक्वल टू 90। अब हमने तो ये कहा कि टाइम t इज इक्वल टू 0 के ऊपर हमारे पास क्या डिस्प्लेसमेंट या वेलोसिटी है पार्टिकल की, उसके ऊपर फेस डिपेंड कर रहा है, फेस कांस्टेंट, सॉरी, ठीक है, फेस एंगल या फेस कांस्टेंट। तो ये एंगल्स हमें किस तरीके से बताते हैं कि इस टाइम के ऊपर, मतलब टाइम t इज इक्वल टू 0 के ऊपर पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट या वेलोसिटी क्या है। बेसिकली ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें हमारे पास जो चीज़ समझने की है वो ये, एक और भी उन्होंने बनाया हुआ है, थर्ड वाला ग्राफ भी है, लेट मी चेक के इसके अलावा भी कोई बनाया है, लेकिन एक थर्ड वाला ग्राफ भी है जिसमें साई इज इक्वल टू 180 है। अब मैं आपको समझाऊंगी कि ये साई क्या है एक्चुअली, ये हम कैसे मेजर करते हैं और ये हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है अबाउट डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट टाइम t इज इक्वल टू 0। ओके, द फेस quantity psi, which is phase constant, represent a phase difference between the states of the motion of two oscillators। अब इधर से एक और चीज़ भी इन्होंने साथ ही डिस्कस कर ली है, वो भी हम कर लेते हैं कि psi हमें जो है वो क्या एक बताता है, रिप्रेजेंट द फेज डिफरेंस बिटवीन द स्टेट्स ऑफ द मोशन ऑफ टू ऑसिलेटर्स। अगर आप दो डिफरेंट ऑसिलेटर्स ले रहे हैं, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? अगर आप दो डिफरेंट ऑसिलेटर्स ले रहे हैं तो वो दो डिफरेंट ऑसिलेटर्स की स्टेट ऑफ मोशन, मतलब किसी एक, दो डिफरेंट ऑसिलेटर्स हैं, आप दोनों को किसी एक ही इंस्टेंट के ऊपर चेक करें, तो किसी एक इंस्टेंट के ऊपर दोनों ऑसिलेटर्स की स्टेट ऑफ मोशन में क्या डिफरेंस है वो भी हमें साइज से पता चलता है। जैसे यहाँ पे 7.13 में एक अलग ऑसिलेटर है, 7.14 में एक अलग ऑसिलेटर है, ठीक है। अब इसको एक्सप्लेन करते हैं। अब हमने इसको ग्राफ के रिस्पेक्ट से एक्सप्लेन करना है। एक्स और टी के दरमियान में ग्राफ है, जैसे पहले बताया गया था। अगर साई जो है वो इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। अब साई जो कि हम फेस कांस्टेंट कह रहे हैं, तो इक्वेशन जो 7.12 है इसमें जो हमें कह रही है एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस साई। अगर यहाँ पे साई 0 हो जाता है, ठीक है, तो पीछे आपके पास रह जाएगा एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट कॉस ऑफ ओमेगा टी, सिंपल, ठीक है। तो आपको पता है कि अब आप टाइम टी को जब 0 पुट करेंगे इस केस में, ठीक है, तो कॉस ओमेगा टी जो है वो 0 हो जाएगा, कॉस 0 हो जाएगा, बेसिकली कॉस 0, जो ओमेगा टी 0 हो जाएगा तो कॉस 0, कॉस 0 आपके पास क्या होता है, कॉस 0 जो है वो आपके पास 1 मैक्सिमम होता है, ठीक है। मैं अगेन लिख के आपको दिखा लेती हूँ। जब x इज इक्वल टू एक्स नॉट कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस साई लें, अगर साई आपके पास 0 है, इनिशियल फेज 0 है, ठीक है, टाइम t इज इक्वल टू 0 पे क्या होगा, x इज इक्वल टू टाइम t इज इक्वल टू 0 पे आपके पास इनिशियल फेज 0 है ना, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप जब t को 0 पुट करेंगे कॉस ऑफ 0 आ जाएगा, ओमेगा टी की जगह 0 हो जाएगा, और कॉस 0 आपके पास 1 के बराबर है। तो x इज इक्वल टू एक्स नॉट कॉस ऑफ 0 ये हो जाएगा आपके पास 1 के बराबर, तो x इज इक्वल टू एक्स नॉट। तो जब आपके पास इनिशियल फेस कांस्टेंट साई इज इक्वल टू 0 होता है, तो उस वक्त आपके पास जो डिस्प्लेसमेंट होती है टाइम t इज इक्वल टू 0 के ऊपर पार्टिकल की, वो x नॉट मतलब एक्सट्रीम मैक्सिमम होती है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं इसको आपको ये चीज़ तो मैंने आपको समझा दी कि आपके पास साई इज इक्वल टू 0 के ऊपर जो है वो डिस्प्लेसमेंट जो है इनिशियल जो था टाइम t इज इक्वल टू 0 पे वो मैक्सिमम है। लेकिन आपको ये कैसे पता चला कि यहाँ साई इज इक्वल टू 0 है? बेसिकली ये जो है आपको इस सर्कुलर मोशन से पता चल जाता है। हम अपना इस लाइन को अगर अपना रेफरेंस ले लें, अगर पार्टिकल अपनी मोशन यहाँ से स्टार्ट करेगा ना, तो इनिशियली जो है जो उसकी प्रोजेक्शन है वही भी यहाँ पे होगी। तो इस पॉइंट पे उसकी प्रोजेक्शन है तो उसका डिस्टेंस क्या होगा, मेन पोजीशन से मैक्सिमम होगा। तो पार्टिकल जब मूव, और अगर इस हॉरिजेंटल लाइन से उस पार्टिकल का, क्योंकि इधर से उसने स्टार्ट किया ना अपनी मोशन, तो इस हॉरिजेंटल लाइन के साथ वो जो एंगल बना रहा होगा इनिशियल वो भी 0 है ना, ठीक है। जब वो मूव करता करता यहाँ आ गया, ठीक है, अब वो जो इस हॉरिजेंटल लाइन के साथ एंगल बना रहा है वो 90 डिग्री है, लेकिन पार्टिकल की जो प्रोजेक्शन है वो मेन पोजीशन पे आ गई। तो मेन पोजीशन से पार्टिकल की प्रोजेक्शन का डिस्टेंस क्या हो गया, 0। तो उसका क्या मतलब हुआ, जब एंगल 90 था तो मेन पोजीशन से जो डिस्प्लेसमेंट है वो 0 है, और जब एंगल 0 है विद द हॉरिजेंटल
तो उस वक्त उसकी डिस्प्लेसमेंट जो थी प्रोजेक्शन की वो क्या थी, मैक्सिमम थी। अब ये मैं 90 वाला भी आपको बता देती हूँ कैसे है। अच्छा, पहले हम ये वाला देख लेते हैं। जब साइज इक्वल टू 0 फेज़ है इनिशियली, मतलब वो बिल्कुल उसने यहाँ से अपनी मोशन स्टार्ट की है पार्टिकल ने, ठीक है। इनिशियल डिस्प्लेसमेंट प्रोजेक्शन की क्या है, मैक्सिमम। उसमें क्या होगा कि टाइम t इज इक्वल टू 0 पे वो यहाँ पे है प्रोजेक्शन। तो अब एक पूरी वाइब्रेशन कंप्लीट करने में उसको टाइम लगता है कैपिटल T, हम जैसे कहते हैं टाइम पीरियड। एक पूरा सर्कल जब पार्टिकल कंप्लीट करता है तो ये प्रोजेक्शन अपनी एक वाइब्रेशन कंप्लीट करती है, ठीक है। तो जब वो यहाँ से यहाँ तक आ रही होगी तो उसे कितना टाइम लगेगा, टोटल टाइम का 4th पार्ट, क्योंकि अगर मैं सर्कल को डिवाइड करूँ 4th पार्ट में, तो अगर पूरे सर्कल को कंप्लीट करने में t टाइम लगता है तो इस पार्ट के लिए मुझे कितना लगेगा, t/4। तो यहाँ से यहाँ तक आते हुए उसे टाइम कितना लगेगा, t/4। यहाँ से यहाँ तक आते हुए उसका टाइम t/4 हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक आते हुए t/4 प्लस t/4 t/2, और यहाँ से यहाँ तक आते हुए t/4 प्लस t/4 प्लस t/4 3t/4, और यहाँ से यहाँ तक आते हुए पूरा उसका कंप्लीट t हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे इन्होंने तो अगर हम इस ग्राफ 7.14 को देखें तो 7.14 ग्राफ के अंदर मुझे एक छोटा सा चले मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करती हूँ। हमारे पास मैंने आपको जैसे बताया कि कंप्लीट एक वाइब्रेशन जो होती है ना, उसका जो टाइम होता है उसे हम कैपिटल टी कहते हैं, ठीक है। तो मतलब एक कंप्लीट सर्कल पार्टिकल कंप्लीट करता है, एक पार्टिकल कंप्लीट वाइब्रेशन करती है पूरी, तो वो हमारे पास कैपिटल टी होता है, ठीक है। तो मैंने कहा कि ये टाइम जो है इतना, जब वो एक्सट्रीम से मीन तक आता है तो उसको t/4 टाइम लगता है, जब वो एक एक्सट्रीम से दूसरी एक्सट्रीम तक चलता है तो t/2 लगता है, तो जब एक एक्सट्रीम से दूसरी एक्सट्रीम तक फिर दोबारा मीन तक आता है तो 3t/4 लगता है, और वापस आने तक दोबारा से कैपिटल टी टाइम हो जाता है। तो अगर हम ग्राफिकली देखें तो बेसिकली जो चीज़ समझने वाली है वो क्या है, ओके। अगर तो हम x वर्सेस t ग्राफ बना रहे हैं, ठीक है, फिर तो हम t जो है ना लेंगे स्टार्ट में 0, एक दफ़ा मोस्टली 4 पॉइंट ले लेते हैं, t इज इक्वल टू 0 ले लेते हैं, t/4 ले लेते हैं एक, ठीक है, फिर एक हम ले लेते हैं t/2, ठीक है, और एक हम ले लेते हैं 3t/4, पाँचवा भी ले लेते हैं, कैपिटल टी भी ले लेते हैं। ये तो मैं 4 पॉइंट्स ले लेते हैं, 5 मतलब 0 t/4, ओके, t/2 3t/4 एंड t, ठीक है। तो वह कंप्लीट मोशन एक वाइब्रेशन की हमें मिल जाती है। स्मॉल t को हम ये ले लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम थीटा की बात करें, थीटा क्या होगा, थीटा बराबर है ओमेगा टी के, ठीक है। तो अगर हमारा टी की जो मैंने 5 वैल्यूज़ ली, तो अगर मैं इस तरह से एक टेबल बनाऊं, इधर मैं ले लूँ टी और इधर ले लूँ थीटा। टी जब मेरा 0 है तो थीटा जो कि ओमेगा टी के बराबर है, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी है ना, वो भी हमारे पास 0 हो जाएगा। जब टी की वैल्यू है t/4, तो थीटा क्या होगा, ओमेगा t/4। अब ओमेगा इटसेल्फ क्या है, ओमेगा बराबर है 2π/t के, कैपिटल टी है ना, ऐसा ही है। तो इट्स मीन हमारे पास t 0 पे तो ये 0 हो गया, t/4 पे हो गया, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा की जगह आ गया 2π/t, और t की जगह आ गया t/4। ये t इस t से कैंसिल हो गया, ये 2 इधर, तो थीटा इज इक्वल टू π/2, ठीक है। मतलब जब हमारे पास पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक जा रहा है या इधर से इधर तक जा रहा है, तो वो एंगल 0 से स्टार्ट करते हुए किस तक जा रहा है, π/2, मतलब 90 तक जा रहा है, ठीक है। फिर अगर हम बात करें उससे नेक्स्ट की, t इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, तब t हमारे पास बराबर है t/2
मतलब उसका जो थीटा बन रहा है ना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, वो आपके पास क्या है, π/2 बन रही है जब टाइम आपके पास है t/4 के बराबर। जब टाइम t/2 के बराबर है तो हमारे पास क्या बन रही है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, दैट इज़ डिनोमिनेटर में 2 है ना, t से कैंसिल 2 से, तो थीटा पाई के बराबर आ रहा है। तो इट्स मीन उस वक्त उसकी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या बन रही है, पाई बन रही है। ठीक है, समझ आएगी ये वाली बात। ठीक है, तो इस डिफरेंट टाइम के ऊपर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी आप इस तरीके से उसकी कैलकुलेट कर सकते हैं। बेसिकली ग्राफ तो बीच में टाइम के दरम्यान में ही है, टाइम के दरम्यान में और डिस्प्लेसमेंट के बीच में, नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट नहीं। ठीक है, तो जो ट्रांसलेशन वाली डिस्प्लेसमेंट होती है सिंपल, उसके दरम्यान में। तो फॉर मी ये वाला टाइम जो है वो t/0 बनता है। ये वाला जो टाइम है वो उस लिहाज से एक साइकिल की अगर आप बात करें तो वो t/4 बनता है। वैसे मतलब नॉर्मली अगर आप एक साइकिल बात करें ना, तो एक साइकिल में इनिशियल टाइम t=0 हो गया, दैन फिर t/4, फिर t/2, फिर 3t/4 एंड t हो जाता है एक साइकिल की अगर आप बात करें तो। लेकिन ऑब्वियसली इनिशियल फेज़ भी आ जाता है, क्योंकि अब यहाँ पे अगर आप इसे कंपेयर करें तो हमने जो पूरा फेज़ लिया है वो θ=ωt प्लस साई लिया है ना, तो फिर जो इनिशियल फेज़ भी फिर मैटर करता है। तो उस लिहाज से अगर हम देखें तो फिर हम थीटा के अंदर ωt प्लस साई भी कर देते हैं, इनिशियल फेज़ को भी ऐड करते हैं। मतलब जिस इंस्टेंट पे हम कर रहे हैं वो प्लस उसको ओमेगा से मल्टीप्लाई करके प्लस साई करके फिर हम उसकी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा बताते हैं। राइट, अगर हम ग्राफ की तरफ वापस आएँ तो बेसिकली आपके पास अगर हम इसको देखें इस ग्राफ को तो हमारे पास एक एक्सट्रीम से मेन पोजीशन तक आने तक का टाइम इन्होंने t/2 कहा है, और दूसरी एक्सट्रीम तक जाने तक इन्होंने कह दिया कि जो है वो आपके पास t हो गया टाइम जब फेज़ =0। मतलब बेसिकली मुझे इसमें थोड़ी सी कॉन्ट्राडिक्शन है कि ये जो उन्होंने टाइम डिफ़ाइन किया है वो किस हिसाब से किया है। बिकॉज़ फॉर मी अगर आप किसी भी इनिशियल पॉइंट से वटेवर स्टार्ट करें, वटेवर आपका इनिशियल फेज़ कुछ भी है, 0 है, 90 है, कुछ भी है, लेकिन हम जब टाइम लेते हैं कंप्लीट वाइब्रेशन का वो तो हम कैपिटल T ही लेते हैं, और इनिशियली हम टाइम 0 लेते हैं, दैन फिर हम t/4 लेते हैं एक एक्सट्रीम का। मतलब लाइक ये कि अगर आपका पार्टिकल जो है वो एक एक्सट्रीम से स्टार्ट कर रहा है। अब देखिए इनिशियल फेज़ 0, जैसे मैंने आपको बताया था कि इनिशियल फेज़ 0 होने का मतलब ये है कि पार्टिकल यहाँ पे कहीं है, उसकी मतलब उसका डिस्टेंस फ्रॉम द मेन पोजीशन जो है वो मैक्सिमम है, उसकी प्रोजेक्शन यहाँ पे कहीं है। तो उस लिहाज से आपके पास जो टाइम होना चाहिए वो 0 होना चाहिए, फिर t/4 में 0 पे वो एक्सट्रीम पे होगा, t/4 पे वो फिर मीन पे आ जाएगा, दैन t/2 के ऊपर फिर दूसरी एक्सट्रीम पे वो चला जाएगा, 3t/4 के ऊपर वो फिर दोबारा से मीन पे आ चुका होगा, और t के ऊपर दोबारा से एक्सट्रीम पे होगा। मतलब ऐसे इस t=0 पे वो यहाँ होगा, t=3/4 पे वो यहाँ होगा, t=t/2 पे वो यहाँ होगा, 3t/4 पे वो यहाँ पे होगा, और कैपिटल T पे वो यहाँ पे होगा। तो अगर मैं इनकी वाली बात के ऊपर जाऊँ तो इन्होंने तो एक एंड से दूसरे एंड जो है ना उसको इन्होंने कैपिटल T उसका टाइम लिया। क्यों? क्योंकि इन्होंने कहा यहाँ से यहाँ तक आने पे उसे t/2 टाइम लगेगा, और यहाँ से यहाँ तक वापस जाने में उसे टोटल कितना हो जाएगा, t/2 प्लस t/2 t टाइम लगेगा। फिर वापस आने में यहाँ तक 3t/2 लग जाएगा, एक ये और एक वापसी का, और फिर यहाँ तक जाते हुए ये t था और ये t था, तो ये 2t लग जाएगा। तो उन्होंने टाइम को उस तरीके से लिया हुआ है। तो आप इस वाला ग्राफ भी ले सकते हैं, इट्स ओके, इससे इतना कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ना। उन्होंने जो डिफ़ाइन किया है टाइम पीरियड कैपिटल T, वो उन्होंने इस तरीके से डिफ़ाइन किया है कि एक एक्सट्रीम से दूसरी एक्सट्रीम तक जाने में जो टाइम लग रहा है उसको उन्होंने कैपिटल, क्योंकि अगर मैं इसका ग्राफ समझूँ तो उनका ग्राफ इस हिसाब से बना हुआ है कि एक एक्सट्रीम से दूसरी एक्सट्रीम तक जाने में कैपिटल T टाइम लग रहा है, तो यहाँ तक मेन पोजीशन तक आने में t/2 लगेगा, यहाँ तक आते हुए टोटल t लग जाएगा, यहाँ तक आते हुए 3t/2 लग जाएगा, और यहाँ तक आते हुए 2t लग जाएगा। तो इसलिए जब ये ग्राफ भी बना है तो एक एक्सट्रीम से मीन तक आते हुए इन्हें t/2 लगा, दूसरी एक्सट्रीम तक जाते हुए t, फिर मीन तक आते हुए 3t/2 एंड फिर दूसरी एक्सट्रीम तक आ जाते हुए 2t लग गया। तो इस तरह से उनके 2t के अंदर एक वाइब्रेशन जो है वो कंप्लीट हुई और इनिशियल फेज़ 0 हो गया। और अगर मैं यहाँ पे इनके टाइम की बात करूँ तो यहाँ पे जो उन्होंने टाइम लिखा हुआ है उस लिहाज से तो इन्होंने लिखा हुआ है दैन पुटिंग
फॉर साई इज इक्वल टू 0 आपने लिया, इनिशियल फेज आपने 0 लिया, इक्वेशन आपने एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट कॉस ऑफ ओमेगा टी ले ली क्योंकि साई यहाँ पे 0 हो गया 7.22 में। फिर उन्होंने कहा कि आपने डिफरेंट वैल्यू ऑफ टी को पुट करना है। वी गेट अ ग्राफ एज शोन इन फिगर 7.13। तो यहाँ पे इन्होंने जब टाइम पुट किया तो उन्होंने टाइम को, अब हम ये पुट करके भी देख लेते हैं। मैं जैसे आपको बताया कि टाइम टी इज इक्वल टू 0 पे जब फेज़ 0 है, फेज़ कांस्टेंट 0 है, तो इट्स मीन के टाइम टी इज इक्वल टू 0 पे ओमेगा टी जो है वो हमारे पास 0 है, लेकिन कॉस 0 जो होता है वो आपके पास 1 होता है। तो इट्स मीन एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट कॉज ऑफ 0 जो है वो आपको देगा एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट। और टाइम टी इज इक्वल टू 0 के ऊपर आपका जो ग्राफ है इनिशियली वो किधर होगा, मैक्सिमम पोजीशन पे होगा। फिर आप टाइम को पुट करें। अब मैं आपको बताती हूँ कि जो उन्होंने टाइम दिया है वो लेना ठीक है या फिर आप जो है वो ये वाला लें। अच्छा चलें, अब हम लेते हैं, जैसे मैंने बताया कि मेरे हिसाब से टी इज इक्वल टू T/4 है, ठीक है, जब वो मेन पोजीशन तक आ रहा है एक्सट्रीम पोजीशन से। तो कॉज ऑफ ओमेगा टी में हमारे पास आ जाएगा, कॉज ऑफ ओमेगा क्या है 2π/T और टी क्या है T/4, ठीक है। टी से कैंसिल आउट जाएगा, 2π/4 बच जाएगा विच इज़ इक्वल टू π/2 कॉस π/2 आपके पास आ जाएगा। अब कॉस π/2 क्या होता है 0, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट कॉस ऑफ π/2, ये आपको बस क्या दे देगा 0 दे देगा, एक्स इज इक्वल टू 0 दे देगा। तो ये ग्राफ में भी तो आपको ये नज़र आ रहा है कि जब टाइम जो है T/4 हुआ तो वो एक्सट्रीम पोजीशन से आपके पास आ गया मेन पोजीशन पे जहाँ पे एक्स इज इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। तो अच्छा ये तब हुआ ना जब मैंने T/4 पुट किया। अगर मैं T/2 पुट करती जो कि इन्होंने लिया हुआ है तो क्या होता, एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट कॉज ऑफ ओमेगा टी, एक्स नॉट कॉज ऑफ 2π/T इंटू T/2, टी से कैंसिल हो जाता है 2 से, तो ये बचता है एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट कॉज ऑफ पाई, और कॉस पाई तो -1 होता है, तो ये माइनस एक्स नॉट हो जाता। तो x की वैल्यू तो माइनस एक्स नॉट हो जाती, वो 0 तो ना होती, मतलब x की वैल्यू फिर ये वाली हो जाती, जो अगर ये आपका x नॉट है पॉजिटिव तो ये नेगेटिव x नॉट है, तो x की ये वैल्यू आ जाती जो कि T/2 पे आई है, जबकि यहाँ पे इन्होंने उसको t पे लिखा हुआ है। तो उस लिहाज से मुझे ये चीज़ थोड़ी रॉन्ग लग रही थी, लेकिन इट्स ओके अगर इनकी डेफिनेशन टी की इन्होंने और तरह से डिफ़ाइन की, इट्स ओके, इसमें कोई इतना वो नहीं है। ये जब हम पुट कर रहे होते हैं ना, जब हम एंगल को पुट करते हैं तो उस वक्त ग्राफ तक इट्स ओके, ग्राफ में फिर भी आप क्योंकि आप वो चलें आप उसको उस एंगल और क्योंकि ऑब्वियसली जब आप इक्वेशन में पुट कर रहे हैं तो आप थीटा पुट कर रहे हैं, तो थीटा पुट कर रहे हैं तो थीटा में फिर ओमेगा टी आ रहा है, फिर ओमेगा टी की वैल्यू पुट कर रहे हैं तो वो कैंसिल आउट हो रही हैं चीज़ें, तो उस वजह से ये मसला आ रहा है। लेकिन अगर आप सिर्फ ग्राफ की हद तक देखें तो इट्स ओके। आप जैसे मैंने आपको बताया था कि आप कह सकते हैं कि जी मेरा ग्राफ में हमारा जो कैपिटल टी है वो एक एक्सट्रीम से दूसरी एक्सट्रीम तक का टाइम है, तो एक एक्सट्रीम से मेन तक आते हुए उसे T/4 लगेगा, सॉरी T/2 लगेगा, यहाँ तक आते हुए फिर उसे कैपिटल टी लगेगा, वापस आते हुए 3T/2, यहाँ तक आते हुए उसका 2T हो जाएगा। ग्राफ के हद तक ठीक है, लेकिन जब आप डिस्प्लेसमेंट फाइंड करेंगे एट डिफरेंट टाइम यूजिंग एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट कॉज ऑफ ओमेगा टी, उसमें फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, उसमें फिर ये थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है कि अगर आप ये ग्राफ वाले टाइम पुट करेंगे तो फिर आपकी डिस्प्लेसमेंट सही नहीं आएगी। ग्राफ की हद तक ठीक है, लेकिन अगर आप जो है वो उसको डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए यूज़ करेंगे तो फिर थोड़ा मसला हो सकता है। तो उसको फाइंड करने के लिए फिर आप ये ग्राफ वाले टाइम ना यूज़ करें, फिर आप ये वाले टाइम यूज़ कर लें, ठीक है। और इन टाइम्स में भी ना इस टाइम में थोड़ा सा मसला है, 3T/2 नहीं लेना, चौथा वाला टाइम वो आप 3T/4 लेना, ठीक है। तो x को फाइंड करने के लिए या फिर आप ये वाले टाइम यूज़ करें। हाँ सिर्फ ग्राफ बनाने की हद तक आप इसको ले लें इट्स ओके, लेकिन वो आपको फिर डिफ़ाइन करना होगा कि कैपिटल टी आप किसके इक्वलेंट ले लें, क्योंकि नॉर्मल कैपिटल टी तो कंप्लीट वाइब्रेशन के लिए होता है, ठीक है। तो इसलिए आप इसे 3T/4, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है कि आपने जो चौथा वाला टाइम है वो 3T/4 लेना है। जब आप देखिए मैंने T इज इक्वल टू 0 T इज इक्वल टू T/4 के लिए कर लिया आपको। और एक और चीज़ भी आप करना कि यहाँ पे भी स्मॉल t नहीं लेना, कैपिटल T लेना, ठीक है। तो फिर आपके पास सही आ जाएगी, फिर प्रॉपरली वही डिस्प्लेसमेंट्स आ जाएंगी जो यहाँ पे आ रही हैं ना, ठीक है। अब हम लोग बाकी डिस्प्लेसमेंट्स भी मैं करती हूँ, दो दिखाई है ना आपको, T इज इक्वल टू 0 T इज इक्वल टू T/4 पे भी दिखाई है और T इज इक्वल टू T/2 पे भी दिखा दिया आपको, ठीक है। अब इनिशियल फ़ेज़ की जैसे हम बात कर रहे थे, तो अब जैसे अब इनिशियल फ़ेज़ अगर 90 है
तो क्या होता है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि इसका मतलब ये है कि यहाँ पे इनिशियल फेज जब 0 था, इसका मतलब है पार्टिकल अपनी मोशन एक्सट्रीम पॉइंट से स्टार्ट करे। इनिशियली उसकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो एक्सट्रीम पॉइंट में मैक्सिमम है, लेकिन जब 90 है तो इट्स मीन कि पार्टिकल अपनी मोशन इस तरह से स्टार्ट कर रहा है, मतलब मीन पोजीशन से स्टार्ट कर रहा है। मतलब उसका मतलब ये होता है, अगर आपने समझने की हद तक है तो ये आप प्रूफ भी कर सकते हैं इसी इक्वेशन। फिर आप ऑब्वियसली इक्वेशन x इक्वल टू एक्स नॉट कॉज ऑफ ओमेगा टी प्लस साई लेंगे ना, ठीक है। तो उसमें आप साई की वैल्यू 90 ले ली, ठीक है। हमने कहा इनिशियल फेज 90। अब जहाँ पे जब आप t को इक्वल टू 0 पुट करेंगे ना इस केस में, तो क्या होगा, x इज इक्वल टू एक्स नॉट कॉज ऑफ 0 प्लस 90, तो क्या हो जाएगा कॉस 90। x इज इक्वल टू एक्स नॉट कॉस 90, और कॉस 90 क्या होता है 0, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 से x नॉट मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो यहाँ से क्या पता चला कि जब इनिशियल फेज 0 था, साइज 0 था, उस वक्त आप टाइम t इज इक्वल टू पे पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम थी x नॉट थी। और जब इनिशियल फेज 90 है तो उस पॉइंट पे टाइम t इज इक्वल टू 0 के ऊपर, क्योंकि अपने फेज का ही देखा था कि टाइम फेज कांस्टेंट जो है वो बेसिकली आपको टाइम t इज इक्वल टू 0 के ऊपर पार्टिकल की पोजीशन एंड वेलोसिटी की इन्फॉर्मेशन मतलब स्टेट बताता है बेसिकली। तो टाइम, इसका मतलब ये हुआ कि जब इनिशियल फेज 90 है तो इट्स मीन टाइम t इज इक्वल टू 0 के ऊपर पार्टिकल की पोजीशन एक्सट्रीम पे नहीं है बल्कि वो मेन पोजीशन पे है, ठीक है। तो उसमें फिर आपके क्या होगा, इसी तरह आप इसमें डिफरेंट t की वैल्यूज़ पुट करेंगे, ठीक है। इनिशियल फेज आप वही लेंगे जो 90, मतलब इसमें बस आप जब इसमें पुट करेंगे तो आप कैसे पुट करेंगे, लेट्स सपोज t इज इक्वल टू 0 के लिए मैंने आपको बता दिया, आप t इज इक्वल टू t/4 ले लें। 90 को आप π/2 ले लें, 90 π/2 के बराबर होता है, ठीक है। आप वो ले लें और टाइम को आप ले लें t/4 प्लस π/2। ओके, हम t इज इक्वल टू t/4 देखते हैं। उसके ऊपर जब इनिशियल फेज 90, फेज कांस्टेंट 90 है तो क्या हो रहा है, x इज इक्वल टू एक्स नॉट कॉज ऑफ ओमेगा टी प्लस 90 था ना, 90 की जगह हम π/2 ले लेते हैं, x इज इक्वल टू एक्स नॉट कॉज ऑफ ओमेगा, और t की वैल्यू क्या है t/4 प्लस 90 क्या है π/2, ठीक है। तो x इज इक्वल टू एक्स नॉट कॉज ऑफ ओमेगा है 2π/t और t है t/4 प्लस π/2, t से कैंसिल, 2 से कैंसिल, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, x इज इक्वल टू एक्स नॉट कॉज ऑफ π/2 प्लस π/2, x इज इक्वल टू एक्स नॉट कॉज ऑफ पाई हो जाएगा, और कॉस पाई जो है वो हमारे पास क्या है -1, तो x इज इक्वल टू माइनस एक्स नॉट हो जाएगा। तो जब टाइम t इज इक्वल टू t/4 होगा तो हमारे पास x इज इक्वल टू एक्स नॉट होगा, मतलब x इज इक्वल टू t इज इक्वल टू 0 के ऊपर हमारे पास x की वैल्यू आ रही थी 0, ठीक है। और जब टाइम t इज इक्वल टू t/4 आपने पुट किया तो आपके पास जो डिस्प्लेसमेंट ऑफ x इज इक्वल टू माइनस एक्स नॉट आ रही है ना, मतलब नेगेटिव साइड पे एक्सट्रीम पोजीशन आ रही है। तो आपको मेरी बात समझ चाहिए कि इस तरह आप जो x इज इक्वल टू एक्स नॉट कॉज ऑफ ओमेगा टी प्लस साई वाला रिलेशन है उसमें इनिशियल फेज साई, फेज कांस्टेंट जिसे कहते हैं, और टाइम की डिफरेंट वैल्यूज़ जो मैंने आपको बताई हैं 5 वैल्यूज़, वो पुट करके आपने, और ओमेगा की वैल्यू 2π/t करके आपने x की वैल्यूज़ निकालेंगे और उसको आप देखेंगे तो वो ऐसे ही ग्राफ आएंगे जैसे ये बने हुए। अब हमने थर्ड जो डिस्कस किया वो भी ले लेते हैं। इन्होंने थर्ड फेज डिस्कस किया कि जब इनिशियल फेज 180 हो, मतलब पार्टिकल ना यहाँ से स्टार्ट कर रहा है ना यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट कर रहा है। मतलब अगर हम इसे सर्कल से कंपेयर करें तो यहाँ पे फेज़ 0 था, यहाँ पे फेज़ 90 था, यहाँ पे फेज़ क्या हो जाएगा, टोटल एंगल कितना है 180 का फेज़ है। मतलब पार्टिकल अपनी मोशन जो है वो यहाँ से स्टार्ट कर रहा है। तो मतलब वो नेगेटिव एक्सट्रीम से, एक पॉजिटिव एक्सट्रीम थी एक नेगेटिव एक्सट्रीम थी, इस वाली स्टेट से वो अपनी मोशन को स्टार्ट कर रहा है। तो हम कैसे ये शो भी कर सकते हैं, इसको अगेन हम शो किस तरीके से करेंगे कि हम t इज इक्वल टू 0 पे हम देख लेते हैं, जब x इज इक्वल टू एक्स नॉट कॉज ऑफ ओमेगा टी प्लस साई है, और साई हमारे यहाँ पे क्या है 180 हमारे पास रेडियन में बराबर होता है पाई के, ठीक है।
टी की वैल्यू आपने ले ली 0, तो ये चीज़ 0 हो गई। तो पीछे क्या रह गया आपके पास, x इज इक्वल टू एक्स नॉट कॉस ऑफ पाई, और कॉस पाई आपके पास होता है -1 के बराबर, तो x इज इक्वल टू माइनस एक्स नॉट हो गया। तो हमारे पास ये देखें इनिशियल टाइम t इज इक्वल टू 0 पे इसकी पोजीशन क्या है, x इज इक्वल टू माइनस एक्स नॉट। और इसी तरह हम फिर टाइम t की डिफरेंट वैल्यूज़ को पुट करेंगे और फिर वहाँ से हम उसकी डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, वो बिल्कुल वही आएगी जो ये ग्राफ है। सिमिलरली साई इज इक्वल टू 180 दैन पुटिंग माई डिफरेंट वैल्यू ऑफ t यूजिंग इक्वेशन 7.22 वी गेट द कर्व एज शोन इन फिगर 7.15। कंपेयरिंग पे अगर हम, जैसे मैंने यहाँ पे बताया था कि आपका फेज डिफरेंस हमें हेल्प आउट भी करता है कि दो डिफरेंट ऑसिलेटर्स की डिफरेंट स्टेट ऑफ मोशन को डिफरेंशिएट करने के लिए उनमें फेज डिफरेंस भी हम फाइंड कर सकते हैं। फेज डिफरेंस का वर्ड भी आप आपके जाके यूज़ सुनेंगे काफ़ी। तो फिगर 7.13 और फिगर 7.15 में अगर आप देखें तो 7.13 में वो जब अपनी मोशन स्टार्ट कर रहा है इनिशियली तो वो पॉजिटिव एक्सट्रीम पे है, और 7.15 में जब अपनी मोशन स्टार्ट कर रहा है तो नेगेटिव एक्सट्रीम पे है। तो व्हेन सी दैट द इन फिगर 7.13 द डिस्प्लेसमेंट ऑसिलेटर रीच पॉजिटिव मैक्सिमम पोजीशन मैक्सिमम वैल्यू एक्स नॉट, वेर उस वक्त टाइम t इज इक्वल टू 0 पे जो 7.13 वाला ऑसिलेटर है उसकी जो पोजीशन है वो पॉजिटिव एक्स नॉट मतलब मैक्सिमम उस साइड पे है, पॉजिटिव साइड पे। और अगर हम देखें तो 7.15 की टाइम t इज इक्वल टू 0 पे नेगेटिव मैक्सिमम वैल्यू है माइनस एक्स नॉट। तो इसमें टाइम t इज इक्वल टू 0 पे एक एक्सट्रीम पे है ऑसिलेटर और दूसरा दूसरी एक्सट्रीम पे है। तो ऐसे जो होती हैं वेव फॉर्म्स जिसमें एक ही इंस्टेंट के ऊपर एक बिल्कुल एक एक्सट्रीम पे और दूसरा दूसरे एक्सट्रीम पे, तो हम इन्हें कहते हैं कि ये ऑसिलेशंस जो हैं वो हमारे पास आउट ऑफ फेज़ हैं। आउट ऑफ फेज़ का वर्ड भी आप सुनेंगे काफ़ी, आउट ऑफ फेज़ का मतलब ये होता है। तो जो एंगल है थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी वो हमें क्या स्पेसिफाई करता है, डिस्पाइट द डिस्प्लेसमेंट एक्स, क्योंकि ऑब्वियसली आप जब आपने थीटा की वैल्यू पुट की है तो आपको डिस्प्लेसमेंट मिल रही है ना, तो वो हमें डिस्प्लेसमेंट के बारे में भी बता रहा है डिफरेंट टाइम के ऊपर। इसके अलावा हमें डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द पॉइंट ऑसिलेटिंग, मतलब इसके अलावा हमें ये भी तो पता चल रहा है ना कि पार्टिकल किस तरफ मूव कर रहा है। देखें इनिशियली वो 0 से स्टार्ट कर रहा था, तो इट्स मीन कि वो जब वो इनिशियल फेज़ 0 था उसका, जब वहाँ से वो स्टार्ट कर रहा था तो वो हमें ये इन्फॉर्मेशन दे रहा था कि ये पॉजिटिव एक्सट्रीम से स्टार्ट करेगा जैसे 7.13 है, और फिर उसके बाद ये मीन की तरफ जाएगा, फिर नेगेटिव एक्सट्रीम तक जाएगा, फिर दोबारा मीन एंड सो ऑन। जब उसका इनिशियल फेज़ 90 था तो वो हमें ये शो कर रहा था कि वो 0 से स्टार्ट कर रहा है, फिर वो एक नेगेटिव एक्सट्रीम पे जा रहा है, फिर मीन पे आ रहा है, फिर पॉजिटिव एक्सट्रीम पे। और जब उसका फेज़ 180 था तो उसने हमें ये बताया कि वो नेगेटिव एक्सट्रीम से उसने स्टार्ट किया दैन मीन। तो हमें डायरेक्शन ऑफ मोशन भी पॉइंट की पता चल रही है जो ऑसिलेट कर रहा है सिंपल हार्मोनिक मोशन में। तो जो एंगल थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी जो स्पेसिफाई कर रहा है डिस्प्लेसमेंट एज वेल एज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द पॉइंट ऑसिलेटिंग, इसको हम फेज़ कहते हैं। तो बेसिकली हमारे पास फेज़ हमें जो हमने स्टार्ट में कहा था कि ये हमें इंफॉर्मेशन देता है अबाउट द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑसिलेशन। तो इस चीज़ को हमने प्रूव कर लिया है कि हाँ वाकई हमें ये इंफॉर्मेशन दे रहा है अबाउट द स्टेट ऑफ मोशन। एक तो ये भी बता रहा है कि वो किस पोजीशन पे है, वो कहाँ से स्टार्ट कर रहा है, वो किधर जा रहा है और वो कैसे मूव करेगा। तो ये फेज़ एक वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। अगर आप इसको बार बार वीडियो को देखें ताकि आपको ये चीज़ क्लियर हो जाए। थैंक यू।